हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में। सबसे पहले एक समझते हैं कि अगर एक ऐसे करके बॉडी है, ठीक है, इस पे अगर हम फोर्स लगाएं तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये इधर मूव करेगा, है ना? लेकिन अगर सेम बॉडी को, अगर इसी हिस्से को, अगर यही बॉडी है हमारा ऑब्जेक्ट, और इसका एक हिस्सा पिवट कर दें, यानी कि फिक्स कर दें, राइट? और अब हम यहाँ पे फोर्स लगाएं तो क्या होगा? ये तो आगे मूव नहीं कर सकता। इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, ये क्या होगा? इसको एज ए एक्सिस ट्रीट करके ये रोटेट करना शुरू कर देगा, राइट? है ना? तो ये जो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको कहते हैं टॉर्क। ठीक है? टॉर्क बेसिकली होता क्या है? टॉर्क रिप्रेजेंट्स द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस चेंज इन द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है? और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? तो जैसे कि अभी हमने देखा था, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, एक रोड ले लेते हैं, ठीक है? ये है हमारा पिवट पॉइंट, और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ये हमारा पिवट पॉइंट हो गया, और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ये हो गया हमारा पिवट पॉइंट। ठीक है? अब जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं ना, ये हमारा, ये जो लाइन ऑफ, इसको कहेंगे लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहेंगे? लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है? और इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है? ये क्या हो गया? लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है? अब ये पिवट पॉइंट, ये हो गया हमारा ओरिजिन, जिसके एक्सिस, जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, है ना? यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, जो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस पिवट पॉइंट, इसको अगर हम मान ले आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, तो हमारा जो टॉर्क आएगा ना, एक्चुअली ये होगा आर क्रॉस एफ। क्या होगा? आर क्रॉस एफ। ऐसे समझते हैं, ये हमारा आर वेक्टर हो गया, और इधर हो गया ये एफ वेक्टर, है ना? आर क्रॉस एफ, ये हमारा पिवट पॉइंट है, ये हो गया हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है? अब इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो ऑब्वियसली जो आर क्रॉस एफ का वेक्टर है, नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा, उसी से हमें टॉर्क का डायरेक्शन मिलेगा, है ना? यानी कि फॉर दिस इंसिडेंस हमारे पास जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? अगर हम आर क्रॉस एफ करें तो ये आर, आर का डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ, इधर है, और एफ की तरफ अगर हमारा राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो अंदर की तरफ डायरेक्शन ये पॉइंट करेगा, राइट? तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो गया? इनवर्ड। यहाँ पे टॉर्क फॉर दिस वन, टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो गया? इनटू द प्लेन, है ना? तो यहीं पे आता है टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, जो कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। फाइन। अब हम यहीं पे बात करते हैं टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। ये जो हमने इशू यूज किया था, ये समझा मैंने, ये क्या था? टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया, ये हो गया हमारा आर, ये पिवट पॉइंट हो गया, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल, इसको इस एंगल को मेजर करेंगे। अगर हमारा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना? तो अगर हम टॉर्क के बारे में बात करें तो टॉर्क का वैल्यू हो गया आर क्रॉस एफ, और आर मोड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, साइन थीटा एन कैप। ये होगा टॉर्क का, है कि नहीं? जहाँ पे एन कैप क्या हो गया? डायरेक्शन, यूनिट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ। ठीक है? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये क्या हो गया?
आर एफ साइन थीटा, है कि नहीं? आर एफ साइन थीटा। अगर ध्यान से देखें तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर साइन थीटा इंटू एफ। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? अब ये आर साइन थीटा अगर यहाँ पे देखें तो ये है क्या? ये हो गया हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स, इस और ये हो गया इसका आर का मैग्नीट्यूड, ये आर साइन थीटा, ये जो आर है ये क्या है? ये लेंथ, दिस लेंथ इज आर साइन थीटा। ये जो हमारा साइड आ रहा है ना, इसका लेंथ हो गया आर साइन थीटा। कोई दिक्कत? तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर साइन थीटा मोड टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर और पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये काफ़ी हैंडी है मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। ठीक है, इससे हम बहुत क्विकली फाइंड कर सकते हैं क्या नाम बोलते हैं, टॉर्क का वैल्यू। और डायरेक्शन के लिए हम जो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं वो यूज़ करके हम टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क। और यहीं से आ जाता है हमारे पास यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। ठीक है, अब टॉर्क अबाउट अ पॉइंट में हमारे पास क्या एडवांटेज होता है? क्योंकि जब पॉइंट के अबाउट किसी भी बॉडी के लिए टॉर्क कैलकुलेट करना होता है ना, तो हम बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट ना किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट एक्सिस में, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पे एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, तभी हम उसको रोटेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो रोटेट नहीं होगा किसी और डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हमें देख लिया टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो इसको देख करके हम क्या बता सकते हैं कि टॉर्क किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, राइट? टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास? आर एफ साइन थीटा। तो पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पे, दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी कि आर के वैल्यू पे, तीसरा एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये हो गया थीटा। ये तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, राइट? टॉर्क हमारा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ओ है जिसके अबाउट वेरियस फोर्सेस लग रहे हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन का पोजीशन वेक्टर अलग अलग है। फोर्सेस का जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उनका पोजीशन वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, राइट? इसको मान लेते हैं हम F1, इसको मान लेते हैं R1, ये हो जाएगा F2, दिस इज R2, इसको मान लिया हमने F3, इसको मान लिया R3, इसको माना हमने F4 और यहाँ पे हम ले लेते हैं R4। ठीक है, कोई दिक्कत? अब F1 का टॉर्क वन निकालते हैं। टॉर्क वन के लिए अगर हम बात करें, वैसे तो अभी मैं सबको सेपरेटली निकाल लेता हूँ, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे तो हम इसको डायरेक्टली यूज कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट? तो टॉर्क वन का वैल्यू कितना आएगा? देखो, यहाँ पे लग रहा है F1, राइट? हमने देखा था आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये है 6 सेंटीमीटर। आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये है लेंथ, R1 परपेंडिकुलर, राइट? तो R1 परपेंडिकुलर इंटू एफ। R1 परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा? 6 sin 37, sin 37 डिग्री इंटू एफ का वैल्यू कितना है? 15। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम इसको डायरेक्शन भी यूज करना चाहें तो ये किधर आर क्रॉस एफ करते हैं? एफ का डायरेक्शन है इधर, ध्यान रहे, एफ का डायरेक्शन इधर है और आर का डायरेक्शन इधर है। तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये क्या आएगा? बाहर की तरफ आएगा, आउट ऑफ द प्लेन, राइट? ये बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने की कोशिश करेगा, रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो इसको हम ले लेते हैं, आउटवर्ड है तो प्लस ले लेते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन को हम प्लस ले लेते हैं। ये कितना होगा? कितना हो गया? 6 इंटू sin 37 का वैल्यू होता है 3/5 इंटू 15। ये कितना हो गया? 54 प्लस 54 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं टॉर्क टू की। ये क्या हो गया? R2F, ये था F1 F2, R2 परपेंडिकुलर F2। ठीक है, अब R2 परपेंडिकुलर के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, ये है F, F इधर ही जा रहा है, ये है लाइन ऑफ फोर्स। और R2 इसी डायरेक्शन में, मतलब कि R और F के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे F इधर है
और आर का डायरेक्शन इधर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 180 डिग्री का क्या हो जाएगा वैल्यू, अगर हम आर एफ साइन थीटा करें, आर एफ साइन थीटा करें तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 विच इज 0। तो यहाँ पे टॉर्क टू 0 हो गया। अब ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताता है कि अगर फोर्स और पोजिशन वेक्टर दोनों एक ही लाइन पे हो तो हमारे पास जो टॉर्क डेवलप होगा वो 0 होगा, राइट। अगर हम टॉर्क 3 के बारे में बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब देखो ये F3 है, इधर आ रहा है ना, और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। देखते टॉर्क 3 इज इक्वल टू क्या होगा R3 परपेंडिकुलर F3, है ना। अगर ये हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से तो ये क्या आएगा, देखो ये है हमारा कुछ ऐसा 4 सेंटीमीटर, और इधर है हमारा फोर्स लग रहा है ऐसे करके 20 न्यूटन का, है ना। तो हमें निकालना है इसका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्या होता है, ये R3 जो परपेंडिकुलर ये क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। ये हमारा लाइन ऑफ फोर्स हो गया, ये एंगल है 150 डिग्री, राइट। हमें ये निकालना है ये साइड, ये 150 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ये 40 साइन 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 4 साइन 30 करेंगे तो हमारे पास ये R3 परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये लेंथ 4 साइन 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बहुत अच्छे। तो हमारे पास क्या हो गया, और 4 साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 साइन 30 का वैल्यू होता है 3/5 एंड F3 का वैल्यू है 420, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है वैल्यू, ये R क्रॉस F करेंगे, R नीचे की तरफ और F की तरफ कर्ल करेंगे तो ये भी बाहर की तरफ ही पॉइंट करेगा, राइट। इस ये भी प्लस ही आएगा, ये भी प्लस आएगा, राइट। तो यहाँ पे हो गया 4 5 20 48 न्यूटन मीटर, ओके। अब बात करते हैं टॉर्क 4 की। टॉर्क 4 हमारा क्या है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, लेट्स से कि ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देने रखा था 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो टॉर्क 4 ले लिया हमने, ये कितना होगा R4 परपेंडिकुलर F4, ये कितना आ जाएगा R4 परपेंडिकुलर कितना होगा, तो देखो ये तो सिंपल है, हमारे पास 5 सेंटीमीटर, इस लाइन ऑफ फोर्स से ये जो लेंथ है हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू F4 का वैल्यू कितना है 10, ये कितना हो गया, अच्छा ये किधर रोटेट करेगा, तो R क्रॉस F करेंगे तो ये अंदर की तरफ टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, कितना हो गया ये -50 न्यूटन मीटर। अब हम नेट टॉर्क का जब हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट टॉर्क, तो टॉर्क नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, ये है 54 प्लस 0 प्लस 48 माइनस 50, ये कितना हो गया 4 प्लस 48 यानी कि 54 माइनस 50 यानी 4, यहाँ बचा 4, 4 प्लस 48 कितना हो गया 52 न्यूटन मीटर प्लस, यानी कि ये बाहर की तरफ आएगा और बॉडी किधर रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये हो गया टॉर्क का। अब इसी से रिलेटेड हम टॉर्क से रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज इन अ वर्टिकल प्लेन, राइट, एट अ पॉइंट p एट x इक्वल्स टू x नॉट, ठीक है। यहाँ से हमने एक पार्टिकल को रिलीज किया, it falls vertically along the y-axis. Find the torque tau acting on a particle at time t about the origin. अब टाइम t पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट दिस ओरिजिन। तो सबसे पहले कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन आएगा कि अरे ये तो पार्टिकल नीचे की जा रहा है स्ट्रेट, तो इस पर टॉर्क कहाँ लग रहा है, राइट। ये तो कहीं एंगुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है इसका, तो टॉर्क लगेगा यहाँ पे, तो बिल्कुल, क्योंकि ये अगर आप समझो ओरिजिन पे हो तो इस बॉल को देखने के लिए, बॉल के फॉलिंग को देखने के लिए आपको अपने हेड को थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा, राइट।
तो एंगुलर मोशन आया कि नहीं आया, राइट? तो यही आता है टॉर्क। ओके, तो टॉर्क हो लग रहा होगा अबाउट दिस पॉइंट ओ। अब हमें कैलकुलेट करना था कि कितना टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू हमने क्या सीखा था, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। अब देखो यहाँ पे इस आर का वैल्यू कुछ भी हो, ऑब्वियसली ये जैसे जैसे नीचे आएगा इस आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये जो आर परपेंडिकुलर है ना, ये जो लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा एम जी, है ना? फोर्स का वैल्यू हो गया एम जी, हमेशा नीचे की तरफ होगा। लेकिन जो आर परपेंडिकुलर है, आर का वैल्यू ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन आर परपेंडिकुलर यानी कि ये वैल्यू दिस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक्स नोट, यानी कि एम जी एक्स नोट हो गया टॉर्क का वैल्यू। टॉर्क का वैल्यू कितना हो गया, एम जी एक्स नोट। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में था नहीं। ठीक है, इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पार्टिकल हैविंग मास m is projected with a velocity v naught at an angle theta at point p on a horizontal ground making an angle theta with a horizontal। ठीक है, फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल व्हेन। अब हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है ऑन अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट p। कब कब जब वो पहले में बोला गया कि मैक्सिमम हाइट पे हो, जब मैक्सिमम हाइट पे हो उस समय टॉर्क निकालना है। तो यहाँ पे फिर हम वही देखेंगे कि देखो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, चेंज होता जाएगा, है ना? इस जगह पे पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, एम जी नीचे की तरफ। और जो आर परपेंडिकुलर है ये आर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, आर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये डिस्टेंस, है ना? और ये क्या है, हाफ ऑफ द रेंज, राइट? तो रेंज का पहले रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, राइट? और यहाँ है ये हाफ रेंज, तो फॉर ए के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू जी इंटू फोर्स एम जी, ये जी जी कट गया, बचा कितना, यू स्क्वायर एम यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू। ठीक है, और साथ ही साथ बी में क्या होगा, जब पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा क्यू पे, तो यहाँ पे तो वेट फोर्स तो नीचे ही लग रहा होगा एम जी, और आर परपेंडिकुलर यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इधर, और आर परपेंडिकुलर ये पूरा रेंज हो गया। तो टॉर्क वन टॉर्क टू में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रेंज आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट? तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी इंटू एम जी, दैट मीन्स एम यू स्क्वायर साइन टू थीटा, दैट इज व्हाट द टॉर्क वुड बी अबाउट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, पी, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन बोला गया है इन द प्रीवियस क्वेश्चन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पी टू क्यू टॉर्क of gravitational force about p is increasing decreasing remains constant and first increasing then increasing। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सुन के लग रहा है काफी टफ होगा, पर बिलीव मी इट्स वेरी इजी। कैसे, देखो सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या मैंने क्या बताया कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, एफ का वैल्यू तो एम जी है ना? और ये जो आर परपेंडिकुलर है ये तो ये वाला पार्ट हो गया, राइट? अब जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जैसे जैसे अपना ये टाइम बीत रहा है बॉल आगे बढ़ रहा है, आर परपेंडिकुलर का वैल्यू इंक्रीज ही कर रहा है ना? है कि नहीं? पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ 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 यहाँ, जब तक से यहाँ पहुंचेगा आर का वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही कर रहा हो, किसी भी पॉइंट पे आर का वैल्यू डिक्रीज नहीं कर रहा, राइट? तो दैट मीन्स कि जो टॉर्क का वैल्यू है वो भी इंक्रीज ही कर रहा होगा, है ना? तो इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे कि थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू जो टॉर्क होगा अबाउट पॉइंट पी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कैसे, देखो ये मान लो कि ये एक दरवाजा है, ठीक है? अब इस दरवाजे को आप किसी भी तरह से फोर्स लगाओ, राइट? ये रोटेट किधर होगा, क्योंकि ये जो
हिस्सा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था, राइट? तो ये जो डोर है, राइट, अबाउट इसी एक्सिस ही रोटेट करेगा। आप किधर भी फोर्स लगाओ, इट विल ओनली रोटेट अबाउट दिस एक्सिस ओनली। तो ये कंडीशन होता है, डिफरेंस होता है टॉर्क अबाउट अ पॉइंट और टॉर्क अबाउट एन एक्सिस में। कि टॉर्क अबाउट अ पॉइंट में जिधर भी टॉर्क लगाएंगे बॉडी इधर रोटेट कर सकता है, लेकिन टॉर्क अबाउट एन एक्सिस में हम जिधर भी फोर्स लगाए, जो एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा, वो बॉडी सिर्फ एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, राइट? टॉर्क अबाउट अ पॉइंट में क्या होता है, बॉडी किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, लेकिन टॉर्क अबाउट एक्सिस में बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं। देखो, यहाँ पे क्या है कि टॉर्क जो हम ले रहे हैं, इससे पहले हमने जो भी एग्जांपल देखा था, जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वही डायरेक्शन है, राइट? कैसे समझते हैं? ये अगर ये हमारा एक ये पिवट पॉइंट है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा किधर भी हो सकता है। अगर हम इस पे फोर्स लगाए इधर, राइट, तो बॉडी क्या होगा, इस पिवट पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, थ्री डायमेंशनल में सोचो। अगर हम ऐसे करके, ये पिवट पॉइंट है, ठीक है हमारा, कोई दिक्कत, ये हमारा पिवट पॉइंट है। अगर यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन ऐसे, तो बॉडी क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा। यानी कि एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वो इधर है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, क्योंकि बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है। जिस जो प्लेन ऑफ रोटेशन होता है ना बॉडी का, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है ना? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, राइट? ये पेन जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। आप मुझे देखो स्क्रीन पे, है ना? कोई दिक्कत? अगर हम फोर्स का डायरेक्शन हमारा ऐसे है, तो बॉडी क्या है, ऐसे करके रोटेट करेगा, राइट? तो और जब ऐसे करके रोटेट करेगा, तो टॉर्क है आर क्रॉस एफ करे, इस केस में आर इधर है और एफ इधर है, आर क्रॉस एफ करे तो टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमेशा याद रखना ये, कि जब भी हम टॉर्क लेते हैं, टॉर्क क्या होता है, अगर बॉडी रोटेट करे तो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है टॉर्क का डायरेक्शन, ठीक है? यहाँ पे जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो जो भी हम टॉर्क कैलकुलेट करें, राइट, जो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट होगा वो इस एक्सिस के पैरेलल जो टॉर्क का कंपोनेंट आएगा ना, उसी के चलते होगा। यहाँ पे तो पूरा का पूरा टॉर्क, अगर इस जगह बात करें तो ये अगर आर है, तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा, आर क्रॉस एफ। ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है, वो पूरी तरह से रोटेशन कराने में यूज हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे इस टॉर्क का सिर्फ वही कंपोनेंट, राइट, यूजफुल होगा जो इस एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी कि टॉर्क का वो कंपोनेंट जो कि इस एक्सिस के पैरेलल होगा, वही इस डोर को, राइट, रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, यानी कि इस पॉइंट को देख लेते हैं। A torque about an axis is the component of r cross f parallel to axis of rotation. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो। अगर हम यहाँ पे, एक डोर है, डोर को आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, चाहे इधर इधर लगाओ, चाहे इधर लगाओ, चाहे ऐसे करके लगाओ, है ना? किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, इट विल इट विल रोटेट अबाउट दिस एक्सिस ओनली, राइट? फॉर एग्जांपल एक केस ही ले लेते हैं, जैसे कि ये है हमारा बॉडी, डोर है, ठीक है? ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर बताओ, अगर आप इधर फोर्स लगाओगे F1, क्या ये बॉडी रोटेट करेगा, राइट? यहाँ पे आप बोलोगे अरे सर ये तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर इस आर से, आर ये हुआ, एफ आर एफ साइन थीटा, तो टॉर्क वन तो जीरो आएगा ऐसे, है ना? क्योंकि आर भी उसी डायरेक्शन में है और एफ वन भी उसी डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि आर वन एंड एफ वन आर इन सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू जीरो, राइट? ये रीजन हो गया, कोई दिक्कत? अगर फोर्स हम इधर लगाए, अब तो अ, अब तो आर वन और एफ वन के बीच में
एंगल हुआ 90 डिग्री, साइन 90 एंगल 1 होता है। इस समय तो बॉडी को रोटेट करना चाहिए, नहीं ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन टॉर्क टू तब भी जीरो होगा यहाँ पे। टॉर्क टू जो है इस केस में भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इस टॉर्क का जो टॉर्क आएगा वैल्यू, नेट टॉर्क, F2 के चलते जो टॉर्क टू बनेगा, राइट, वो क्या होगा? अगर आप देखो तो ये आर क्रॉस एफ करें तो किधर डायरेक्शन बनेगा? एफ का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, आर इधर है, तो आर क्रॉस एफ यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या हुआ? इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि उस टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट, आप सिंपल समझो ना, ये आर क्रॉस एफ करेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? इनटू द प्लेन। टॉर्क टू का डायरेक्शन क्या होगा? इनटू द प्लेन। और ये जब इनटू द प्लेन हो गया, ठीक है, आर की तरफ ले जा करके अपने हैंड को, और एफ की तरफ कर्ल, F2 की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब किधर पॉइंट करेगा? अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन, राइट। इस टॉर्क का कोई कंपोनेंट इस एक्सिस के अबाउट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है ना? तो ये कोई भी रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे टॉर्क टू, भले यहाँ पे आर एफ आ रहा है, आर एफ साइन थीटा, लेकिन दिस विल नॉट क्रिएट एनी रोटेशनल इफेक्ट, राइट। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, टॉर्क टू जीरो नहीं, टॉर्क टू विल नॉट क्रिएट, विल नॉट कॉज एनी रोटेशन, ठीक है। अगर अगर हम एक यहाँ पे ले लेते हैं फोर्स, जो कि बाहर की तरफ, राइट, F3, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया? ये हो जाएगा हमारा R3। अब यहाँ पे R3 क्रॉस F करेंगे, F3 करेंगे, तो क्या होगा? ये इसका डायरेक्शन R3, राइट, R3 क्रॉस F करेंगे तो हमारा डायरेक्शन किधर आएगा? नीचे, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द पैरेलल, सॉरी, अगर ये निकालेंगे तो इट विल बी पैरेलल टू द एक्सिस, R3 और F3 नीचे की तरफ, राइट। F3 बाहर की तरफ है, तो R3 इधर हो गया, F3 बाहर आ गया, तो हमारा जो टॉर्क का डायरेक्शन आएगा यहाँ पे, ये इसके नीचे की तरफ आएगा, राइट। टॉर्क 3 का जो डायरेक्शन है ये इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि जो इसके पैरेलल आ रहा है कि नहीं? और ये रोटेशनल इफेक्ट किधर करेगा? तो ये अगर इधर फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ, तो ये ऐसे करके रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, है ना? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये टॉर्क का जो टॉर्क 3 है, इसका डायरेक्शन क्या हो गया? इस एक्सिस के पैरेलल, और इस एक्सिस के पैरेलल जैसे हुआ तो ये बॉडी रोटेट करने लगी, राइट। कोई दिक्कत? अगर कोई टॉर्क का डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में चला जा रहा है, उसका कंपोनेंट जितना जो इस एक्सिस के पैरेलल होगा, वही सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेगा, राइट। कोई प्रॉब्लम? रोटेशन, कहीं से कोई दिक्कत? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम के बारे में, राइट। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? हमें पता है कि व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, वो रेस्ट पे होता है, राइट, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। सिंस रोटेशनल मोशन में कोई कांस्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो बॉडी क्या होगा? रेस्ट पे होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देन नंबर वन, एफ नेट जो होता है वो हमारा जीरो होता है, एंड नंबर टू, हमारा नेट टॉर्क होता है, इसको भी जीरो होना होता है। नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क दोनों जीरो होता है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक, अगर दिया हुआ है इफ एफ नेट इज जीरो, विच implies टॉर्क नेट इज जीरो, एंड सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इफ नेट टॉर्क इज जीरो, विच implies एफ नेट इज जीरो, इन दोनों में ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है? बता सकते हो? चलो पहले स्टेटमेंट बात करते हैं। क्या पहला स्टेटमेंट ट्रू है? थोड़ी देर के लिए सोचो। बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है? फॉल्स। क्यों फॉल्स है भाई? देखो, बोला गया कि नेट फोर्स जीरो है, डज दैट मीन कि ये नेट टॉर्क भी जीरो होगा?
रॉड है, ठीक है, इस पे यहाँ पे ऐसे करके एफ लग रहा है और ऐसे एफ लग रहा है इधर, इन दोनों पे फोर्स लग रहा है। अगर नेट फोर्स की बात करें तो जीरो होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन आप भी एकदम फील कर रहे हो कि अगर हम उसको ऐसे करके फोर्स लगाए तो क्या होगा, ये बॉडी रोटेट कर जाएगा, है ना। एक सिंपल सिचुएशन देखो कि अगर हम इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाए, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाए तो क्या होगा, ये बॉडी ऐसे करके रोटेट नहीं कर जाएगा, है ना। तो ये नेट टॉर्क यहाँ पे जीरो नहीं हुआ है कि नहीं, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट बात करते हैं कि अगर मान लो नेट टॉर्क अब जीरो हो गया तो क्या एफ नेट भी हमेशा जीरो होगा। सोचो, यहाँ भी ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। जैसे कि ये सिचुएशन देखो, यहाँ पे क्या है, इधर मान लो एक एफ लग रहा है और इसी लाइन ऑफ फोर्स पे 2F लग रहा है इधर, है ना। तो यहाँ पे तो नेट टॉर्क जीरो हो गया क्योंकि दोनों जो फोर्स है वो सेम लाइन ऑफ फोर्स पे है, सेम अलोंग सेम लाइन, यानी कि दोनों क्या कह सकते हैं, कोएक्सियल, एक ही डायरेक्शन में, राइट। एक ही डायरेक्शन नहीं कह सकते, मतलब अलाइन अलोंग सेम लाइन है ना। तो इन दोनों का जो टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क तो जीरो होगा, है ना। लेकिन नेट फोर्स क्या यहाँ पे जीरो हो रहा है, नहीं ना। ये एफ है, ये 2F है, ऑब्वियसली नेट फोर्स इधर इस डायरेक्शन में है कि नहीं। नेट फोर्स हमारा एफ इधर आ जा रहा है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा, लेकिन नेट टॉर्क यहाँ पे जीरो है क्योंकि ये दोनों फोर्स यहाँ पे कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दोनों बॉडी पे नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों जीरो होते हैं, राइट। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इट डजंट मीन कि नेट टॉर्क भी जीरो होगा, और इफ नेट टॉर्क जीरो तो इट डजंट मीन कि नेट फोर्स भी जीरो होगा। ये स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे समराइज भी कर दिया है, 1 2 3। इफ नेट फोर्स इज जीरो देन इट डज नॉट मीन दैट नेट टॉर्क इज जीरो। If net torque is zero, then it also does not imply that net force is zero. If body is in equilibrium, then net force and net torque both are zero about all the points. अब यहाँ पे एक important point आता है कि अगर net force zero हो रहा है, then net torque may or may not be zero, ये तो clear है। लेकिन वो सभी point पे constant होगा, यानी कि it will be net torque will be same about every point अगर net force हमारा zero है तो, clear। और साथ ही साथ अगर हमारा बॉडी जो है अगर जो बॉडी है जिस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फ्री टू रोटेट है, अगर रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली उस पर कोई ना कोई टॉर्क लग रहा हो। अगर रोटेट कर रहा है तो जो रोटेशन का जो एक्सिस होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ठीक है। और किसके डायरेक्शन में होगा, तो जो टॉर्क है उसके डायरेक्शन में होगा, ठीक है। टॉर्क के डायरेक्शन में होगा, मतलब जो एक्सिस होगा ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। और वो पास करेगा सेंटर ऑफ मास से अगर बॉडी फ्री टू रोटेट है, क्लियर। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ बोलेंगे डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्ड फोर्स which for which the body is in equilibrium when 20 Newton and 30 Newton are acting on the road as shown in figure। 20 न्यूटन इधर लग रहा है, 30 न्यूटन इधर लग रहा है, ये बी का हमें पोजीशन पता करना है। डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्ड फोर्स, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्ड फोर्स फोर्स फॉर विच बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमें यहाँ पे थर्ड फोर्स का वैल्यू भी पता करना है, साथ साथ पोजीशन भी पता करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मानते हैं कि बॉडी का इक्विलिब्रियम है, अगर यहीं पे नॉर्मल देख ले, 20 न्यूटन 30 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो ऑब्वियसली अगर मुझे नेट फोर्स जीरो करना है तो मैं फोर्स किधर लूंगा, ऊपर की तरफ, तो मैंने इसको ले लिया एफ, ठीक है। तो सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। अगर अपवर्ड फोर्स को हम ले लेते हैं, विच इम्प्लाइज, अगर अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव ले लेते, 20 प्लस एफ, 20 प्लस एफ माइनस 30 इक्वल टू जीरो आएगा। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एफ इक्वल्स टू ये -30 और +20 विच मीन्स -10, ये इधर चला जाएगा तो +10, 10 न्यूटन। एफ का वैल्यू कितना होगा, 10 न्यूटन। अब हमें निकालना है पोजीशन, पोजीशन किससे निकालेंगे, नेट टॉर्क से। तो टॉर्क नेट भी जीरो होगा हमारा। अब जब भी ये सिंस नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स हमारा जीरो है, ठीक है, तो टॉर्क किसी भी पॉइंट, सभी पॉइंट के अबाउट जो है ना, नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
किसी भी एक कॉमन पॉइंट को ले लें, ठीक है? इट विल बी बेटर कि हम कोई एक ऐसा पॉइंट लें जहाँ से मैक्सिमम टॉर्क को हम टॉर्क ड्यू टू मैक्सिमम फोर्सेस हम 0 करा सकें, राइट? अगर हम यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लें तो इसके चलते टॉर्क 0 लेना होगा। अगर इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लें तो इसके चलते हमें 0 लेना पड़ेगा। किसी को भी एक ले सकते हैं, ठीक है? तो हमारा आंसर सेम आएगा, राइट? चलो फॉर द टाइम बीइंग हम ना एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको ले लेते हैं, ठीक है? तो इसके चलते 20 न्यूटन के चलते जो टॉर्क आएगा वो तो 0 हो जाएगा, है ना? क्योंकि यहीं से हमारा आर और एफ दोनों सेम हो जाएगा। यही एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पास हो रहा है तो, ओके? तो हम क्या ले लेंगे? नेट टॉर्क 0 है तो एफ के चलते यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमने लिया, मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन है ये है एक्स। तो एफ आर 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 परपेंडिकुलर इनटू एफ होगा, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 20 प्लस एक्स और एफ, राइट? आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये जो फोर्स है ये बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने की कोशिश करेगा, राइट? यानी कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड टू द प्लेन होगा। इसको अगर हम प्लस ले लें, इसके चलते हम टॉर्क 1 मान लेते हैं। इस फोर्स के चलते हम ले लेते हैं टॉर्क 1, इसके चलते टॉर्क 2 और इसके चलते टॉर्क 3। तो टॉर्क 1 तो हमारा 0 हो गया, राइट? इसके चलते ये जो टॉर्क 2 है ये बॉडी को किधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, राइट? आर क्रॉस एफ करे तो ये अंदर की तरफ, मतलब इसका टॉर्क का डायरेक्शन होगा इनटू द प्लेन और ये बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो इसको हमने ले लिया निगेटिव। तो क्या हो गया, 20 इंटू 30, इसको 20 सेंटीमीटर को 0.2 लिख ले सकते हैं, 0.2 इंटू 30। और F2 के चलते जो जाएगा फोर्स, वो टॉर्क वो किधर होगा, उसका डायरेक्शन आउटवर्ड टू द प्लेन होगा, राइट? तो इसको लेंगे प्लस 0.2 प्लस एक्स इंटू एफ। एफ का वैल्यू हमने ले लिया 10, कैलकुलेट किया था, राइट? इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, 2 प्लस 10x, और ये माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.2 इंटू 3, यानी कि 6 हो गया। ये 30 था ना, तो 0.2 इंटू 30 यानी कि 6। फाइन। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 2 इधर जाएगा तो 10x इक्वल्स टू 4, विच मीन्स x इक्वल्स टू 0.4, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, और 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? तो हमारे पास f का वैल्यू कितना आ गया, 10 न्यूटन, और x का वैल्यू कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ये हो गया हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F, ठीक है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स व्हेन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द रोड एज शोन इन फिगर, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L, यहाँ से यहाँ तक का इसका जो लेंथ है ये है L, ठीक है? ये क्या है, इज ऑफ मास M, जिसका मास क्या है M, इज हंग फ्रॉम टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है? फ्रॉम अ सीलिंग एज शोन फिगर। अब डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पे हम देखें कि ये दोनों स्ट्रिंग जो है इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में हम दोनों सेम लेंथ का है तो हम दोनों में टेंशन हम सेम मान सकते हैं, टी टी, ठीक है? या फिर इसको हम T1 मान ले, इसको T2 मान ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो अगर टोटल फोर्सेस के बारे में बात करें, क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, T1 T2, और इसका जो L है यहाँ L/2 समवेयर हियर, ठीक है? ये आ गया L/2, मिड में होगा रोड का, यहाँ पर लग रहा होगा mg। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो यानी कि नेट फोर्स भी 0 होगा, इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स भी 0 होगा, नेट टॉर्क भी 0 होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेट फोर्स 0 करें तो हम क्या आएगा हमारे पास, सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू क्या आ गया, mg। m क्या है, मास ऑफ द रॉड। अब दूसरा क्या है, ये तो हो गया नेट फोर्स 0 का हमने कॉन्सेप्ट लेके कर लिया।
दूसरा है नेट टॉर्क भी जीरो होगा रहा होगा। टॉर्क हम क्या करेंगे, सिंस नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क, राइट, बॉडी इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल ले। मैंने क्या समझाया था कि टॉर्क हम किसके अबाउट निकालते हैं, किसी भी एक पॉइंट जिस जहां से हमारे लिए कैलकुलेट करना आसानी होता है, राइट। तो हम मान लेते हैं कि ए के अबाउट निकालते हैं, राइट। तो लेट्स से नेट टॉर्क अबाउट ए, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। अगर हम ये करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एम जी। ये बॉडी को किधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा L/2, है ना। ये किधर बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज, राइट। यानी कि टॉर्क जो होगा वो इनटू द प्लेन आएगा। इसको हम निगेटिव ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, एम जी माइनस एम जी L/2, ठीक है। और ये T2 क्या ऊपर की तरफ लग रहा है ना। और ये बॉडी को किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा, आउट आउट ऑफ द प्लेन। तो इसको हम लिखते हैं प्लस, यहाँ से 3L/4 है तो 3L/4 T2 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये L चला गया, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, टी 3L/4 T2 इक्वल्स टू mg/L/2, है ना। अब ये L कैंसिल आउट, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, T2 इक्वल्स टू 4/3, 4/3 mg/2, 4 गया नीचे, 3 mg/2, ये 2 2 जा 4 हो गया, राइट। तो यानी 2/3 mg। T2 का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 mg, है ना। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब नेट टॉर्क अभी हमने यहाँ निकाला था, अब नेट टॉर्क हम अबाउट T2 के इस पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, राइट। नाउ नेट टॉर्क अबाउट, वैसे इसको हम T1 T2 करके किसी इससे सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी निकाल सकते थे, राइट, यहाँ से। तो नेट टॉर्क अबाउट अगर हम बी निकालें तो यहाँ से निकल सकता है, T1 के चलते कितना आएगा पॉइंट बी पे, T1 का वैल्यू निकलेगा, कितना निकला, 2/3 mg, राइट। तो 2/3 mg, और L यहाँ से यहाँ लेंथ है 3L/4, और साथ साथ ध्यान रहे ये जो टॉर्क है ये इस पॉइंट के बाद इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, राइट। तो क्लॉकवाइज रोटेट कराने का मतलब क्या हुआ, अ, जो टॉर्क है वो मतलब इनटू द प्लेन आएगा, यानी इसको हमको लिखना होगा निगेटिव, प्लस mg क्या करेगा। अब mg पे ध्यान दें, तो अगर मुझे यहाँ पे टॉर्क, जब भी टॉर्क का डायरेक्शन देखना है या टॉर्क का वैल्यू देखना है, तो टॉर्क का वैल्यू तो हो गया mg इंटू, राइट। यहाँ से यहाँ से 3L/4 है या L/2, तो 3L/4 माइनस L/2, ठीक है। ये डिस्टेंस निकल गया। अब डायरेक्शन कितना होगा, तो जब भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या क्लॉकवाइज हो रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन देखना है, इमेजिन करो कि सिर्फ ये फोर्स बॉडी पे लग रहा है, और अबाउट जो पॉइंट पिवट पॉइंट है इसके उसके अबाउट सोचो कि बॉडी किधर मूव करेगा। तो अगर हम इसको छोड़ दे रोड को, राइट, जिसमें सिर्फ mg लग रहा हो, तो क्या होगा, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी यानी कि टॉर्क जो लग रहा होगा वो उसका जो डायरेक्शन होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये हमने T2 निकाला ना, ये तो हमारे पास ये कैलकुलेट ही नहीं किया ना, ये तो T1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस T1 3L/4, राइट, प्लस अब ये हो जाएगा mg, अब ये हो जाएगा 2L3 माइनस, यानी कि L/4, राइट। तो mg/4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 3L/4 इक्वल्स टू
mg/L/4। ये L/4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास बचा T1 इज इक्वल्स टू mg/3। ये आ गया हमारे पास T1 T2 का वैल्यू। ठीक है, T2 का 2/3 mg और T1 का mg/3। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम नेट टॉर्क, नेट फोर्स इक्वल का से जीरो इक्वेट करके हम क्या निकालते हैं, T1 T2 के वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर नेट टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट करके हम वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहीं से देख लेते हैं, ये अगर हम इक्वेशन 1 यूज किया होता तो मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं यहाँ सिंपल mg में से 2/3 mg के सब्ट्रैक्ट करता तो भी हमारे पास mg/3 आता है कि नहीं। इस इक्वेशन का यूज करके भी कर सकते थे। मैंने ये किया ताकि समझ में आए कि किसी भी पॉइंट के अबाउट भी निकाले तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वो इस केस में हो रहा है क्योंकि फोर्स जो है, नेट फोर्स हमने पहले जीरो कर रखा है और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में। ऐसा नहीं कि हर एक पॉइंट के बाद नेट टॉर्क जीरो सेम आएगा, हर एक केस में इक्विलिब्रियम में सेम आएगा। ठीक है, और तब कब कब सेम होगा, जब नेट फोर्स जीरो होगा। अब हम लेडर वाला प्रॉब्लम देखते हैं। लेडर वाले प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पे देखो, स्टेशनरी यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l leans against a smooth vertical wall। ये जो वॉल है स्मूथ है, making an angle theta with the rough horizontal floor। Find the normal force and friction force that is exerted by the floor on the road। तो यहाँ पे हम पहले फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस पॉइंट पे देखें तो हमारे पास फोर्स किधर होगा, एक तो हमारे पास इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल किधर होता है, नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस, राइट। परपेंडिकुलर कॉन्टेक्ट सरफेस, तो कॉन्टेक्ट सरफेस ये और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये हो गया हमारे पास लेट्स से N2। अब यहाँ पे ये है कॉन्टेक्ट सरफेस और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो इधर ले लिया हमने N1। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर सिंपल छोड़ो, ये स्मूथ है तो क्या होगा, बॉडी इधर स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक के रखेगा, राइट। इधर आ गया हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। ओके, साथ ही साथ इसके अलावा इसके सेंटर पे वेट भी लगेगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड mg। कोई प्रॉब्लम है ना। ये सारे हो गए फोर्सेस जो इस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। अगर बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है तो इफ स्टेशनरी यूनिफॉर्म रोड है, राइट, इन इक्विलिब्रियम, इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होगा, N1 किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। N1 इक्वल्स टू F, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। साथ साथ N2 इक्वल्स टू mg, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। देखो N2 का डायरेक्ट वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है कि भाई बताओ F का वैल्यू फिर कितना होगा। वो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। अब मैंने बताया कि नेट फोर्स अगर जीरो हो रहा है तो नेट टॉर्क भी और बॉडी इक्विलिब्रियम में तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा, और नेट टॉर्क जीरो सभी पॉइंट के अबाउट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक पॉइंट चूज कर लेंगे, उसके बाद नेट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। और सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि उस पॉइंट के अबाउट ढूंढ निकाले जिसके चलते नेट टॉर्क जो है, मतलब टॉर्क ड्यू टू मैक्सिमम फोर्स जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स उस पॉइंट के अबाउट, मतलब जो टॉर्क होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट वुड बी जीरो। ऐसा पॉइंट सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉमन देखें तो इस पॉइंट से दो फोर्स कनेक्टेड है, राइट, डायरेक्टली। तो ये पॉइंट अगर हम ले लें, टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकाले तो जीरो आ जाएगा, राइट। इन दोनों के चलते तो टॉर्क जो आएगा वो जीरो आएगा। आसानी होगा हमें सॉल्व करने में, राइट। तो इसको पॉइंट हम बी मान लेते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट, और इसको ए मान लेते हैं। तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट बी करते हैं। तो अब क्या होगा, इन दोनों के चलते तो टॉर्क जीरो हो गया, इन दोनों का कैलकुलेट करते हैं। mg के चलते जो आएगा, देखो ये हो गया फोर्स, ठीक है, ये हो गया फोर्स, और ये डिस्टेंस है हमारा L/2। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स तो इधर हो गया, ये लाइन ऑफ फोर्स हो गया। आर परपेंडिकुलर हो गया, ये डिस्टेंस है ना जो कि इस पे परपेंडिकुलर हो, L/2 कॉस थीटा, याद रखना यहाँ पे कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L/2 कॉस थीटा। अब ये बताओ कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि
जो टॉर्क होगा ये इनटू द प्लेन होगा या आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो अगर सिंपल से देखें तो ये क्या होगा, इस रोड को, ये जो mg है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, राइट। तो इसको तो क्या होगा, टॉर्क जो है आउटवर्ड टू द नॉर्मल निकलेगा, यानी इसको हम प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब हम n1 के बारे में बात करें तो n1 इधर लग रहा है ना। और अ, और इसके लिए इस, ये हमारा लाइन ऑफ फोर्स हो गया, राइट। एल ये हो गया हमारे पास आर, आर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारे पास आर परपेंडिकुलर विच विल बी एल साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और साथ साथ ये जो n1 है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी कि जो टॉर्क होगा वो इनटू द पे जाएगा। तो यानी कि इसको ले लेंगे माइनस n1 एल साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, n1 का वैल्यू, n1 का वैल्यू हमारे पास को कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा mg cos थीटा l बाय 2 इक्वल्स टू n1 l साइन थीटा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये l और ये l तो चला गया, बचा कितना, ये हो जाएगा m cos थीटा अपॉन mg बाय 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू n1, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, cot थीटा, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ, विच इम्प्लाइज n1 इक्वल्स टू mg cot थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे आ गया n1 का वैल्यू, ठीक है। n1 इज इक्वल्स टू f है, तो f का वैल्यू कितना आ गया, विच इम्प्लाइज f इज इक्वल्स टू mg cot थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया हमारा फ्रिक्शन का, फाइंड द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स भी निकल गया, फ्रिक्शन फोर्स भी निकल गया, दोनों नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि रेंज बताने के लिए, अगर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका रेंज बताने के लिए कि कितने रेंज पे ये स्लिप नहीं करेगा, तो सिंपल हम कर सकते हैं ना, 4 रेंज। बाय द वे ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। अगर मुझे इसका रेंज निकालना हो, कभी क्या होता है ना कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, लेट्स से कि म्यू इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो मुझे इसका रेंज बताना है कि कब किस कितने वैल्यू तक, थीटा का किस वैल्यू तक ये बॉडी जो है वो स्लिप नहीं करेगा, ठीक है, या रोड स्लिप नहीं करेगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको इक्वेट कर देंगे n2 से। हमें पता है कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू n2 होना चाहिए, है ना। तभी तो ये स्लिप नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर स्लीपिंग, और क्या कहते हैं, फॉर स्लिप, जो लिमिट है, लिमिट, ठीक है, ये इससे ज़्यादा होगा तो ये बॉडी स्लिप कर लेगी, यानी कि एफ का वैल्यू इससे, फ्रिक्शन का वैल्यू, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तभी ये बॉडी स्लिप नहीं करेगी, राइट। तो यानी एफ का वैल्यू है शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन टू, है ना। एफ का वैल्यू हमने क्या निकाला अभी, एम जी बाय 2 कॉट थीटा शुड बी इक्वल लेस देन इक्वल्स टू म्यू, और एन टू का वैल्यू हमने कितना निकाला था, एम जी, राइट। ये एम जी, इसका मतलब क्या हो गया, कॉट थीटा बाय 2, म्यू का वैल्यू जो है वो शुड बी ग्रेटर देन कॉट थीटा बाय 2, और या तो म्यू का वैल्यू ये म्यू के साथ हो, या फिर कॉट थीटा का वैल्यू जो है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 म्यू। ये दोनों कंडीशन जब तक फुलफिल रहेंगे ये रॉड स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि फाइंड द रेंज ऑफ म्यू फॉर विच सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इफ द पर्सन इज 2 मीटर फ्रॉम द वॉल ऑन द रोड, यानी कि ये जो लेंथ है ये 2 मीटर दे रखा है इन्होंने, इसका पोजीशन, ठीक है, एंड टोटल लेंथ ऑफ द रोड इज 10 मीटर, ठीक है। ये हो गया एल हमारा, गिवन क्या है, मास ऑफ लैडर एंड पर्सन आर 20 kg एंड 50 kg। तो अगर हम सिंपल बात करें तो ये हो गया लेंथ 10 मीटर,
मास ऑफ रोड जो लैडर है वो दे रखा है इन्होंने 20 kg, और मास ऑफ जो पर्सन है इन्होंने क्या दे रखा है 50 kg। अब ये सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, तो हमें म्यू का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, या रेंज निकालना है। लॉजिक हमारा फिर से वही रहेगा सेम। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऐसे फोर्सेस डिफाइन करेंगे। तो इस वाले रोड पे हमारे मैंने ले लिया यहाँ पे N2, इधर कितना लगेगा N1, इधर लगेगा और एक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा एकदम बीच से MLG, ठीक है, और इस पर्सन के चलते नीचे कितना लगेगा MPG, पीजी मास ऑफ पर्सन इंटू जी, ठीक है। ये सारे हो गए नेट फोर्स। अब हम निकालेंगे, अगर नेट फोर्स जीरो करना पड़े हमें तो इन इक्विलिब्रियम, हमारे पास क्या हो गया N1 जो है F के बराबर होगा, राइट, इक्वल्स टू F, और N2 के लिए क्या होगा दूसरा, ये हो जाएगा N2 वुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ पर्सन इंटू जी प्लस मास ऑफ लेडर इंटू जी, जो कि कितना आ जाएगा, मास ऑफ पर्सन हमारा 50 और जी का वैल्यू 10 ले लेते 500 प्लस लेडर 20 इंटू जी यानी 200, दैट मीन्स कितना हो गया 700 न्यूटन। कोई दिक्कत, ये हो गया N2 का वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, हमें म्यू, बेसिकली हमें म्यू के साथ रिलेशनशिप निकालना है। तो हम क्या करेंगे N1 का वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। N1 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन टॉर्क का। अगर नेट टॉर्क जब निकालना चाहें तो हम किसके अबाउट निकालेंगे, कौन सा पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्स के चलते F और N2 के चलते यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस हमें डील करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम N1 देख लेते हैं। ये N1 है, N1 नेट टॉर्क वुड बी जीरो, ठीक है। नेट टॉर्क जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये N1 इस अबाउट, इसको पॉइंट हमने मान लिया B, ठीक है। तो N1 के चलते जो B, ये बॉडी को किधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा N1 रोटेट कराने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के चलते हमारा जो टॉर्क आएगा वो किधर आएगा इनटू द पेज, यानी कि इसको निगेटिव लेंगे माइनस N1, और L परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो अगेन L और ये साइन थीटा, राइट। फिर आया हमारे पास इस मास ऑफ पर्सन कितना है हमारे पास 50, और ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा 8, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 8, और ये आर परपेंडिकुलर हो गया 8 कॉस थीटा, राइट, 8 कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा ये प्लस 50 इंटू 8 कॉस थीटा, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस इसका अगेन मास ऑफ रोड कितना है हमारे पास, मास ऑफ रोड हो गया हमारे पास 20, और ये हो जाएगा टोटल लेंथ 5 है तो ये होगा हाफ 50 कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास 50 इंटू 8 200, 400 कॉस थीटा। अगर इन सबको सिंपल कर ले हम, N1 L का वैल्यू कितना था 10, राइट, तो 10N1 साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 400 100 500 कॉस थीटा। और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया N1 का वैल्यू, N1 का वैल्यू हो जाएगा, या फिर N1 का वैल्यू हो गया 550 कॉट थीटा, ये इधर आ जाएगा 10, राइट, तो 50 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। अब ये जो वैल्यू है, ये जो N1 का वैल्यू आया, राइट, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं F से, यानी कि F का वैल्यू भी कितना आया हमारे पास 50 कॉट थीटा,
ठीक है। अब इसी को हम आगे अगर इक्वेट करें म्यू के लिए, अब क्या पता चलेगा कि एफ शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n2, यानी कि 50 cot थीटा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू n2। n2 का वैल्यू कितना आया था? n2 का वैल्यू हमने लिया था अभी 700, म्यू इंटू 700, राइट? तो हमारे पास म्यू का वैल्यू कितना, म्यू का वैल्यू जो है वो कितना है? म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 अपॉन 700 cot theta, right? This is the value. Mu should be greater than equals to 5 cot theta upon 70, or 514, which means mu should be greater than equals to cot theta upon 14. Okay, this is the range of mu. अब बात करते हैं हम हिंज के बारे में, राइट? हिंज क्या होता है? देखो, हिंज जैसे कि अभी तक से हमने क्या देखा था कि स्ट्रिंग का केस देखा था, राइट? और स्ट्रिंग में क्या होता है कि फोर्स जो होता है वो डिफाइन होता है फोर्स का डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे अगर बॉब हमने टांग दिया ऐसे करके, ये हमारा स्ट्रिंग है, तो हमें पता है कि फोर्स जो लगेगा, टेंशन लगेगा, वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, राइट? दिस इज व्हाट वी नो, राइट? अगर हमारे पास टेंशन है, स्ट्रिंग का केस है तो। लेकिन हिंज क्या होता है? जैसे कि दरवाजों में कोई फिक्स हम क्लैंप लगाते हैं ना, ये वो हिंज हो गया, राइट? तो ये मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर बोर्ड है और यहाँ पे हमने ऐसे करके हिंज फिक्स किया है। तो हिंज पे जो नॉर्मल लगता है ना, इस यहाँ पे टेंशन जो लग रहा है वो तो डायरेक्शन पता है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है हिंज के चलते, उसका डायरेक्शन हमें पता नहीं होता। ठीक है, एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये हमें नहीं पता होता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम ना दो फोर्सेस ले लेते हैं, एन एक्स और एन वाई, राइट? दोनों एक परपेंडिकुलर एक दूसरे के। जैसे कि इधर ले लिया हमने एन एक्स और इधर ले लिया हमने एन वाई, और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि अब थिंक plank of mass m and length l is pivoted at one end and it's held stationary in the horizontal position by means of light thread as shown in figure. Find out the force on the pivot. तो यहाँ पे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इधर लगा लेते हैं, ये आ जाएगा एन एक्स और ये आ जाएगा एन वाई। ठीक है, बाकी यहाँ पे किधर फोर्स लगेगा? इधर लगेगा टेंशन, इधर लग जाएगा एम जी, है ना? तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन वाई प्लस टी इक्वल्स टू कितना है? एम जी, है ना? यानी कि एम जी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सॉरी एन वाई इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास? एम जी माइनस टी। ठीक है, ये हो गया एन वाई का वैल्यू। अगर मैं सिंपल एन एक्स के बारे में बात करूँ तो एन एक्स के डायरेक्शन में कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एन एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है? जीरो। तो एन एक्स तो जीरो हो गया हॉरिजॉन्टल पार्ट, एन वाई का वैल्यू क्या हो गया? एम जी माइनस टी। कोई दिक्कत? अब साथ ही साथ ये इसको स्टेशनरी होल्ड भी करके रख रहा है, तो अगर वैल्यू पता करना है तो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऑब्वियसली किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, सिंस ये इक्विलिब्रियम में है तो हम इसी पॉइंट के अबाउट निकाल लेते हैं। तो नेट टॉर्क अबाउट हिंज इज, राइट, नेट टॉर्क अबाउट हिंज। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसके चलते तो हिंज के चलते जो फोर्स लग रहा है उसका तो जीरो हो जाएगा नेट टॉर्क। टॉर्क एम जी क्या आएगा? एम जी बॉडी को क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको निगेटिव लेंगे, इसके चलते जो टॉर्क होगा माइनस एम जी एल बाई टू, और टेंशन के चलते किधर होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, राइट? तो ये ले लेंगे हम प्लस टी टू एल इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास टी टू एल इक्वल्स टू कितना हो गया? एम जी एल बाई टू, यानी ये एल एल कैंसिल आउट हो गया, विच मीन्स टी टू इज इक्वल्स टू एम जी बाई टू। अब सिंस टी टू इज इक्वल टू एम जी बाई टू है, तो हमारे पास एन वाई का वैल्यू कितना होगा? देयरफॉर एन वाई इज इक्वल्स टू एम जी माइनस टी, यानी एम जी बाई टू, एम जी माइनस एम जी बाई टू, विच मीन्स एम जी बाई टू। कोई दिक्कत? तो टेंशन भी कैलकुलेट कर लिया हमने, और हिंज पे जो फोर्स लग रहा है वो भी कैलकुलेट किया। हिंज पे किधर फोर्स लग रहा है? ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। कोई कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं?
दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।